हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ब्लड। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था प्लाज्मा। आपको मैंने बताया था जो समान ऊतक होते हैं हमारे शरीर के अंदर, एक मैंने आपको बताया था ब्लड और दूसरा बताया था लसिका। उनमें मैंने आपको अंतर भी बताया था। ब्लड जिसका 55% भाग प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। इस वाले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको रुधिराणु। रुधिराणु यानी कि 45% भाग ये बनाते हैं और तीन प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स। तो इस वीडियो में आइए मैं आपको बताता हूं आरबीसी के बारे में। देखिए, अगर बात करूं रुधिराणु की, तीन तरह के रुधिराणु ब्लड में उपस्थित होते हैं, एरिथ्रोसाइटस या लाल रुधिराणु जिसे हम कहते हैं आरबीसी। दूसरे रुधिराणु होते हैं ल्यूकोसाइटस या श्वेत रुधिराणु, इसे हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी। इसी तरीके से तीसरे जो रुधिराणु होते हैं वो होते हैं रक्त प्लेटलेट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां से बहुविकल्प क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि प्लेटलेट्स, तो तीसरी होती है प्लेटलेट्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एरिथ्रोसाइटस निम्न में से कौन से रुधिराणु होते हैं, तो उसका आंसर होता है आरबीसी। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन से रुधिराणु ल्यूकोसाइटस के नाम से जाने जाते हैं, तब ऑप्शन रहेगा डब्ल्यूबीसी। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं एरिथ्रोसाइटस के बारे में, यानी कि आरबीसी के बारे में। आइए आरबीसी, जिसे लाल रुधिराणु के नाम से भी जानते हैं, इनके आकार की अगर हम बात करें, आकार आरबीसी का होता है गोलाकार, तस्त्रीनुमा और उभयोवतलन यानी कि बाइकॉन्वेक्स। इस तरह से तीन तरह के आकार के आधार पर रुधिराणु पड़ते हैं। अगर हम स्तनियों की बात करें, स्तनी जंतु, तो उसमें गोलाकार और तस्त्रीनुमा होते हैं। लेकिन अगर उभयचर की बात आए, जैसे उभयचर जो जल में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं, इन उभयचर जैसे मेंढक के जो लाल रुधिराणु होते हैं वो बाइकॉन्वेक्स होते हैं। आइए आकृति से देख लेते हैं एक बार। अगर हम ब्लड की बात करें, देखिए ब्लड की अगर हम बात करें तो ये तो है न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी में होती है न्यूट्रोफिल्स। ये जो लाल कलर, ये गोल गोल लाल कलर की हो रही है, ये है क्या, आरबीसी, ठीक है ना। और तीसरी, ये इस तरीके के आकार की मोनोसाइटस और लिम्फोसाइटस, ये सब डब्ल्यूबीसी है। और ये बेसिलोफिल्स, इनको हम बताएंगे, ये बीच बीच में प्लेटलेट्स। तीन तरह के रुधिराणु मैंने बताया आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स, ये आरबीसी और ये सारी डब्ल्यूबीसी, अलग अलग तरह की। डब्ल्यूबीसी के बारे में भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आइए आरबीसी के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। आरबीसी के बारे में देखिए, अगर मैं पूरे ब्लड की बात करूं, अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ब्लड का, अगर उसकी बात करें तो देखिए तीन तरह की मैंने बताई थी आपको पूरी ब्लड, ल्यूकोसाइटस और प्लेटलेट्स और इरिथ्रोसाइटस, यानी कि लाल रुधिराणु, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइटस। अब देखिए ल्यूकोसाइटस यानी कि जिन्हें श्वेत रुधिराणु भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी, इसमें आपको दो कैटेगरी दिखाई दे रही होगी ल्यूकोसाइटस की। एक ग्रेनुलोसाइटस यानी कि कनिकामय युक्त, देखो इनके अंदर कण पाए जा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे कण, तो इसलिए इसे कहता है कनिकामय, डब्ल्यूबीसी को। और दूसरी एग्रेनुलोसाइटस यानी कि जिनके अंदर कण नहीं होते। एग्रेनुलोसाइटस की अगर हम कैटेगरी देखें तो ये दो कैटेगरी होती है इसकी, लिम्फोसाइटस और मोनोसाइटस। लिम्फोसाइटस तीन तरह की सेल होती है, टी सेल, बी सेल, एनके सेल, और मोनोसाइटस, ये मोनोसाइटस, ये हुई एग्रेनुलोसाइटस यानी कि अकनिकामय। अब अगर हम बात करें कनिकामय की, ये तीन कैटेगरी आती है इसमें, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इस तरीके से ये डब्ल्यूबीसी की कैटेगरी हुई। ये प्लेटलेट्स और ये इरिथ्रोसाइटस, ये तीनों के तीनों, अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, देखिए तीनों की तीनों कैटेगरी में ये रहे,
ये रही आरबीसी और ये रही न्यूट्रोफिल्स जो मैंने बताया था, यानी कि डब्ल्यूबीसी, और ये प्लेटलेट्स। इस तरीके से ब्लड का निर्माण 3 कणिकाओं से मिलकर होता है। आइए आरबीसी की अगर बात चल रही है आरबीसी की, तो आरबीसी ये देखिए, ब्लड सेल की अगर बात करते हैं हम, ब्लड सेल देखिए, अभी मैंने आकार कैसे बताया, गोलाकार, तस्तरीनुमा और बाइकॉन्वेक्स। उभयचर में बाइकॉन्वेक्स होती है। अगर स्तन की बात करें हम, स्तन मनुष्य की भी अगर बात करें तो गोलाकार आकृति की होती है। देखिए ये रही व्हाइट ब्लड सेल, ये रही, और व्हाइट ब्लड सेल की कैटेगरी ये रही, और ये होगी प्लेटलेट्स। इस तरीके से आपको मनुष्य के ब्लड का पूरी की पूरी रुधिराणु का डायग्राम आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा सा और अगर हम बात करें आरबीसी के बारे में, थोड़ी सी बात है आरबीसी के बारे में। अगर संख्या की बात करें, आरबीसी की जो संख्या होती है, पुरुषों में 55 लाख प्रति घन ml, पुरुषों में जो आरबीसी की संख्या होती है वो होती है 55 लाख प्रति घन ml। स्त्रियों में इसकी संख्या थोड़ी कम होती है, 45 से 50 लाख प्रति घन ml में। लेकिन शिशु की अगर बात करें, शिशु में इसकी संख्या 60 से लेकर 70 तक, आरबीसी की बात हो रही है, लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए भ्रूण में 78 लाख प्रति घन ml, जब भ्रूण होता है यानी कि बच्चा 9 महीने के गर्भ में ही रहता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है, तब उसकी संख्या होती है आरबीसी की 78 लाख प्रति घन ml की। मनुष्य में कुल संख्या अगर पूछा जाए 30 मिलियन, लगभग कितनी होती है, 30 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है। संरचना की अगर बात करें, इनकी संरचना, स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट, स्तनधारी जितने भी होते हैं, देखो ये आरबीसी कोशिका ही हुई, और इसकी कोशिकाओं के अंदर कौन कौन नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक नहीं होता, ईआर नहीं होती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम नहीं होते, और गोल्जिकाए नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन 2 स्तनधारी ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्तनधारी होते हुए भी उनके केंद्रक में, उनके आरबीसी में केंद्रक होता है। कौन कौन से होता है, ओट और लामा। कौन कौन से होते हैं, ओट और लामा। अगर स्तनधारी की बात आए, किसके स्तन, कौन से स्तनधारी है जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, तो नाम याद रख लें, ओट और लामा। ये स्तनधारी जिनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। आगे आएंगे, ये बताएंगे आपको। जीवन काल की अगर बात करें, आरबीसी का जीवन काल 120 से 127 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं होते, इसलिए इनका जीवन काल कम ही होता है, 120 से लेकर 127 दिन तक। अब देखिए इसका विनाश, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनका विनाश कहां होता है, यानी कि इनका कब्रिस्तान कहां होता है शरीर के अंदर। ये होता है स्प्लीन या प्लीहा में होता है इसका विनाश। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, कहां, किसको कहते हैं, प्लीहा को। आगे, हेमोग्लोबिन नामक आयरन यौगिक के 26.5 करोड़ अणु स्ट्रोमेटिन के जाल के बीच में पड़े रहते हैं। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन नामक पदार्थ जो होता है वो कहां मिलते हैं, कितने होते हैं इसके अणु, 26.5। अभी मैं डायग्राम के जरिए आपको हेमोग्लोबिन क्या भी दिखा देता हूं। ये देखिए हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन की बात हो रही है। हेमोग्लोबिन समझिए, हेमोग्लोबिन है क्या, इसको समझिए। लोहयुक्त कंजुगेटेड प्रोटीन, कंजुगेटेड यानी कि ये हेमोग्लोबिन लोहयुक्त पदार्थ प्रोटीन से जुड़ा रहता है, इसलिए इसे कंजुगेट कहते हैं। यानी कि प्रोटीन और लोहयुक्त पदार्थ यानी कि फेरस के रूप में। प्रोटीन ग्लोबिन, कौन सी प्रोटीन होती है जुड़ी हुई, ग्लोबिन, तथा प्रोस्टेटिक ग्रुप लोहयुक्त यौगिक हीम है। हीम, हीम के कारण ही, हीम एक रंग का पदार्थ है, इसके कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। अगर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाए कि किसके कारण रुधिर का लाल रंग होता है, तो कौन होता है वो, हीम। हीम के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। अनुसूत्र, अनुसूत्र यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन तो सभी जानते हैं कि ये ऑक्सीजन का वाहन करता है,
ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका अनुसूत्र अगर पूछ लिया जाए कंपटीशन में तो सूत्र समझिए। इसका सूत्र होता है सी के 3032 अणु होते हैं। कार्बन के कितने अणु होते हैं? 3032। हाइड्रोजन के अणु 4816, नाइट्रोजन के अणु 780, सल्फर 8 और फेरस के 4 अणु। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि फेरस के कितने अणु हीमोग्लोबिन में उपस्थित होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। और साथ के साथ सल्फर के कितने अणु होते हैं? 8। इन दोनों को तो बिल्कुल हमेशा दिमाग में बिठा लो, सल्फर के 8 अणु और फेरस के 4 अणु। और हीमोग्लोबिन में आयरन फेरस अवस्था में उपस्थित होता है। किस अवस्था में रहता है? फेरस अवस्था में, ना कि फेरिक। ऑप्शन में मिलेगा फेरिक, फेरस, इसी तरीके से आते हैं। तो किस अवस्था में रहता है हीमोग्लोबिन में? Fe, फेरस अवस्था में रहता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। ऑक्सीजन को शरीर फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, और अतः इसको श्वसन रंजक भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन को श्वसन रंजक भी कहा जाता है। देखिए किस तरीके से हीमोग्लोबिन होता है, ये देखिए, ये आरबीसी है, आपको आरबीसी दिखाई दे रही है। आरबीसी में देखिए जालनुमा पदार्थ बना, ये पूरा हीमोग्लोबिन का बना है, और बीच बीच में ये पीले कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, यही हीम है। यही क्या है? हीम है। और ऑक्सीजन मोलिकूल, ये ऑक्सीजन मोलिकूल आते हैं इसमें, और हीमोग्लोबिन मोलिकूल ये हीमोग्लोबिन के मोलिकूल है। और अगर देखिए रेड ब्लड सेल, देखिए हीमोग्लोबिन मोलिकूल ये हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल है, और बीच बीच में कौन है? ये जालनुमा टाइप में होता है आरबीसी के अंदर, और बीच बीच में हीम। तो इस तरीके से ये हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। आगे देखिए, ये देखिए, ये पूरी आरबीसी की संरचना है। अगर ब्लड के आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के अंदर देखिए ये ग्लोबुलिन, ये हो गया ग्लोबिन प्रोटीन, इसके अंदर जुड़ा हुआ है ये ऑक्सीजन के अणु, जो कि इसको लेके जाता है ऑक्सीजन के अणु। और ये हो गया इसके बीच बीच में हीम नामक पदार्थ, ये क्या है? हीम नामक पदार्थ। और ये हो गया आयरन। इस तरीके से हीमोग्लोबिन जो मिलके बनता है, देखिए ग्लोबिन भी जुड़ी हुई है, हीम भी होती है, आयरन भी होता है, और ऑक्सीजन को ये ले जाता है। इस तरीके से आरबीसी में ये पूरी की पूरी आरबीसी हमारे ब्लड में उपस्थित होती है। अब कार्य देखें हीमोग्लोबिन के कार्य। हीमोग्लोबिन के कार्य क्या होते हैं? कार्य हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन को ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचाना, यानी कि जो हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ऑक्सीजन को ऊतक कोशिकाओं में पहुंचाता है, और ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक। देखिए फेफड़े से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन से ब्लड के जरिए वो कहां तक जाते हैं? ऊतक कोशिकाओं तक। और फिर जो ऊतक कोशिकाओं से CO2 को कहां पहुंचा देता है? फेफड़ों तक ले जाने का काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। इसके बाद हीमोग्लोबिन बफर का कार्य करता है। बफर, देखिए बफर का कार्य मतलब अम्लीय माध्यम ज्यादा हो जाए उसको घटाना, अगर क्षारीय माध्यम ज्यादा हो जाए उसको घटाना, यानी कि उदासीन ही रखना, इसको कहते हैं बफर। तो हीमोग्लोबिन किस तरीके का कार्य करता है? बफर कार्य करता है, रुधिर का पीएच स्थिर बनाए रखता है, यानी कि पीएच का मान ना बढ़ने देता ना घटने देता। इसलिए हीमोग्लोबिन एक कार्य तो करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन के साथ साथ इसका दूसरा काम कौन सा होता है? बफर का कार्य होता है, और ये पीएच को स्थिर बनाए रखता है, हीमोग्लोबिन का दूसरा काम। देखिए, और आरबीसी की निर्माण क्रिया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा बच्चे इस बात को नहीं लर्न कर पाते। आप समझिए, आरबीसी के निर्माण की क्रिया कहलाती है एरिथ्रोपोइसिस। जब आरबीसी का निर्माण होता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। याद रखिए एरिथ्रोपोइसिस। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी कंपटीशन में आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोइसिस। ऊतक जिसमें इसका निर्माण होता है उसे हम कहते हैं हीमोपोइटिक ऊतक। कौन सा ऊतक होता है? जहां इनका निर्माण होता है उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हीमोपोइटिक ऊतक कहते हैं। स्तनधारियों में लंबे अस्तों के सिरे पर पाई जाने वाली लाल अस्थिमज्जा से इसका निर्माण होता है। अगर आरबीसी के निर्माण की बात आए तो जितने भी शरीर के अंदर लंबी लंबी हड्डियां होती है, चाहे फीमर की हड्डी हो चाहे जांग की हड्डी हो, वहां अस्थि मज्जा जो होती है वहां आरबीसी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा अस्थि मज्जा।
तो अस्थिमज्जा में आरबी का निर्माण होता है। भ्रूण के, अगर भ्रूण की बात करें, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है और स्प्लीन के, दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। भ्रूण की अगर बात होती है तो आरबीसी का निर्माण यकृत और स्प्लीन में होता है, लेकिन अगर ब्रेस्ट की बात आएगी तो अस्थिमज्जा में। और स्प्लीन, इसलिए इसे हेमोपोएटिक अंग होते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए निम्न में कौन से अंग हेमोपोएटिक है, इसका मतलब जहां आरबीसी का निर्माण हो रहा है, कौन होता है? भ्रूण की अगर बात करें यकृत और स्प्लीन। आवश्यक से अधिक आरबीसी स्प्लीन में संचित रहते हैं, यानी कि अगर ज्यादा मात्रा में ये बन जाए तो कहां संचित हो? एक तरीके से संचित रहने का कार्य भी स्प्लीन करती है। इसी कारण स्प्लीन को शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं। बार बार लगातार क्वेश्चन, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, रुधिर का बैंक किसे कहते हैं? तो रुधिर बैंक किसको कहते हैं? स्प्लीन को। फैगोसाइटिक कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है जो कि भक्षण करने वाली कोशिकाएं होती है, उस कोशिका को हम फैगोसाइटिस कोशिका कहते हैं, जो हेमोग्लोबिन को ग्लोबिन तथा हेमोटिन विघटित कर देती है। देखो मैंने अभी बताया था, हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन होती है और हेम नामक पदार्थ होता है। तो फैगोसाइटिस कोशिकाएं क्या करती है? हीमोग्लोबिन से हीम अलग कर देती है और दूसरा क्या, ग्लोबिन प्रोटीन अलग कर देती है। इन्हीं से ही पित्त वर्णक का निर्माण होता है, जिसे बिलीरुबिन तथा बिलीवर्डिन रंजक कहते हैं। पित्त का निर्माण इन्हीं रंजक से मिलकर होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। और किससे बनते हैं? हीमोग्लोबिन के विघटन के द्वारा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनते हैं। इसी के कारण पित्त का लाल रंग होता है। आरबीसी के नष्ट होने की क्रिया को हेमोलाइसिस कहते हैं। देखो नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है? हेमोलाइसिस। और आरबीसी के हेमोलाइसिस की दर 2.5 लाख रुद्राणु प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इतनी रुद्राणु नष्ट हो जाती है। 2.5 लाख प्रति सेकंड रुद्राणु नष्ट होती रहती है। यह हुई हेमोलाइसिस क्रिया। कितनी है? 2.5 लाख प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य समझिए। आरबीसी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1, स्तनधारियों को छोड़कर सभी कशेरुकी जंतु में आरबीसी उभयोतल होते हैं। मैंने बताया था, जैसे उभयचर, मेंढक हुए, सांप हुए, उनकी रुधिरानी कैसे होती है? बाइकॉन्वेक्स, यानी कि कौन सी होती है? उभयोतल, बाइकॉन्वेक्स। या बाइकॉन्वेक्स किसको कहते हैं? यानी कि दोनों तल पे से पिचकी हुई, बीच में से उठी हुई, उसको कहते हैं बाइकॉन्वेक्स। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, यह मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था, किंतु ऊंट व लामा में केंद्रक होता है। ऊंट में और लामा के अंदर केंद्रक होता है। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीमोसाइटोमीटर उपयोग में लाया जाता है। कौन सा, किसको उपयोग में लाता है? हेमोसाइटोमीटर को उपयोग में लाया जाता है। आरबीसी के रुधिर में संख्या कम होने की अवस्था को एनीमिया रोग कहते हैं। अगर आरबीसी की संख्या शरीर के अंदर कम होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया होता है आरबीसी की संख्या कम होना। तो एनीमिया तथा अधिक होने पर कौन सा होता है? पॉलीसीथीमिया। याद रखना, कम हो रही है आरबीसी की संख्या, एनीमिया, और अगर ज्यादा हो रही है, पॉलीसीथीमिया। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कैचो में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। देखिए जितने भी जंतु होते हैं, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन कैचवा एक ऐसा जंतु है जिसमें हीमोग्लोबिन कहां होता है? प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। एक आरबीसी में लगभग 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होता है। कितना होता है? 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन। स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 4.5 से 15.5 ग्राम पर 100 ml में इतनी होती है, और स्त्रियों में 13.5 से 14.5 ग्राम पर 100 ml में होती है। और एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लगभग, एक आरबीसी की बात हो रही है, हीमोग्लोबिन के कितने? 26.5 करोड़ अणु उपस्थित होते हैं एक आरबीसी के अंदर। इतने हीमोग्लोबिन के अणु उपस्थित होते हैं, कितने? 26.5 करोड़ अणु उपस्थित होते हैं। तो ये जाना आपने पूरा का पूरा आरबीसी के बारे में। तो मेरी ये रक्त की सीरीज चल रही है, ये दूसरी वीडियो है मेरी। इसके बाद डब्ल्यूबीसी पे मेरी तीसरी वीडियो आएगी और फिर बहुविकल्प क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।